हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का टॉपिक जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने बायोलॉजी के लुसेंट बुक के 3 टॉपिक को पीडीएफ वीडियोस के द्वारा पढ़ाया है। तो पहला टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है साइटोलॉजी यानी सेल पार्ट 1। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको आरएनए और डीएनए के बारे में और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थर्ड लेक्चर में पढ़ाया है और आज मैं आपको चौथा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। तो दोस्तों, जैव विकास क्या होता है, तो आइए दोस्तों बुक से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैव विकास क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इवोल्यूशन इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इवोल्यूशन इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि दोस्तों किसी जीव में होने वाला विकास और उसके अनुवांशिक गुणों में होने वाले परिवर्तन ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब जीवों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको समजात अंग, समरूप अंग और अवशेषीय अंग और उसके बाद में जैव विकासवाद के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैव विकास के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने जैव विकास की डेफिनेशन आपको बताया है। ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन की डेफिनेशन होती है, द ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन इज चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। मतलब कि दोस्तों, विकास जो होता है, जैव विकास जो होता है, वो एक प्रकार का अनुवांशिक गुणों का परिवर्तन होता है जिसमें जीवों से नई जातियों का निर्माण होता है। तो इसे ही दोस्तों जैव विकास कहा जाता है। तो दोस्तों, बुक से अब डिस्कस करते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यिकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। मतलब कि दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो जैसे कि पहले जो 2 व्हीलर आती थी उसे आपको स्टार्ट करने के लिए किक मारना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में सेल्फ स्टार्ट वाली आ गई है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से 2 व्हीलर का क्या हुआ, इवैल्यूएशन हुआ। जिस तरह मैकेनिकल इंजीनियर अपने द्वारा बनाई हुई मशीन में डेवलपमेंट करता है, उसी प्रकार दोस्तों बायोलॉजी में जो प्रारंभिक जीव थे उनमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे उनमें कार्यिकी, रासायनिकी, भ्रूणीय विकास को क्या किया गया, वक्त के साथ साथ बदलाव किया गया, अपग्रेड किया गया। तो इसे ही दोस्तों जैव विकास कहा जाता है। जैसे दोस्तों, अगर आप YouTube का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं और समय के साथ में YouTube का नया वर्जन आता है तो आपको YouTube को अपडेट करने बोलता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जो संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, द रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, उन्हीं में सभी में क्या होता है दोस्तों, कार्यिकी, रासायनिकी, भ्रूणीय विकास और वितरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के अपग्रेडेशन होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जैव विकास कहा जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे जैव वैज्ञानिक, बायोलॉजिकल साइंटिस्टों ने बहुत सारे अपने अपने मत लाए हैं, बहुत सारे अपने थ्योरी लाए हैं। तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। लैमार्क, डार्विन, वैलेस, ड्रीवीज ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए, इनके संबंध को दर्शाने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, कौन कौन से वो प्रमाण थे उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, वर्गीकरण से प्रमाण, पहला था दोस्तों वर्गीकरण से प्रमाण, मतलब कि द क्लासिफिकेशन एविडेंस। तो दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन एविडेंस थे, द एविडेंस बाय क्लासिफिकेशन, तो वो जो थे दोस्तों वर्गीकरण के आधार पर जीवों का विकास हुआ, जैसे कि स्तनधारियों का अलग हुआ, उड़ने वाले पक्षियों का विकास अलग हुआ, इस टाइप से दोस्तों। दूसरा फैक्ट है दोस्तों तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तो दोस्तों, तुलनात्मक शरीर रचना से भी जैवों का विकास हुआ। इसके बाद में तीसरा है दोस्तों अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो जो अवशेषी अंग है, जैसे कि मनुष्य में दोस्तों अपेंडिक्स पाया जाता है,
तो इस टाइप से जो मनुष्य का जो अंगूठा, मनुष्य का जो अपेंडिक्स होता है दोस्तों, वो पूरे तरीके से अवशेषी अंग होता है। तो यह भी एक प्रकार के जैव विकास को समझाने में मदद करता है। इसके बाद में चौथा होता है दोस्तों संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। तो दोस्तों बहुत सारे जीव जो होते हैं वो संयोजकता जंतुओं से प्रमाण भी आता है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वजता से प्रमाण, यानी कि इसमें दोस्तों अनुवांशिकी जेनेटिक्स से बहुत सारे प्रमाण आते हैं। इसके अलावा तुलनात्मक भ्रमणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण। तो दोस्तों जैव विकास में भौगोलिक वितरण का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे अगर हम बात करें पहाड़ियों में पाए जाने वाले भालुओं की, तो उनके जो बाल होते हैं दोस्तों वो सफ़ेद होते हैं, और वो जो है अपना शिकार करते हैं तो वो अपने शिकार यानी जिस जीव का वो शिकार करते हैं उसको दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनके बालों का कलर वाइट हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण। तो दोस्तों बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिकी में चेंजेस कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनुवांशिकी से प्रमाण। तो दोस्तों बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें अनुवांशिकता के आधार पर जैव विकास पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों मनुष्यों में, तो मनुष्य के जो पूर्वज थे दोस्तों वो लोग जो है 2 पैरों पे चलने में कैपेबल नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ वो 2 पैरों पर चलने लगे। तो आपने दोस्तों इतिहास पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि पुराने जो जीव थे वो आग से भोजन बनाते थे और कच्चा मांस खाते थे, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों अगर कच्चा मांस खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अनुवांशिकता के आधार पर भी क्या होता है, धीरे धीरे जैव का विकास होता है। इसके आगे दोस्तों पशुपालन से प्रमाण। तो दोस्तों पशुपालन से भी आप जैव विकास को समझ सकते हैं। इसके बाद में रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण और जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्म को प्रमाण। तो दोस्तों इसके बाद में अब मैं आपको थोड़ा समझात अंग के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैव विकास के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जैव विकास को समझने के लिए जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण को भी पढ़ा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल कहा जाता है और दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे समजात अंग की। तो व्हाट इज द होमोलोगस ऑर्गन। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर आर ऑर्गन्स और स्केलेटल एलिमेंट ऑफ एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दैट बाय virtue of their similarity suggest their connection to a common ancestor. It means that दोस्तों कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब कि दोस्तों होमोलोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जो कि दिखने में तो अलग अलग होते हैं, परंतु उनके दिखने में तो काफी अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो मूल रचना होती है और भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि जब भ्रूणावस्था में उनका विकास होता है तो उनकी जो डिजाइन होती है, उनकी जो दिखावट होती है, बनावट जो होती है, वो समान प्रकार की होती है। तो ऐसे अंगों को दोस्तों क्या कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर डिफाइंड एज द ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दैट आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वो दिखने में एक जैसे होते हैं पर परफॉर्म क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके एग्जाम्पल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सील के फ्लिपर, यानी कि जो मछली होती है उसके जो फ्लिपर होते हैं। इसके अलावा चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। मतलब दोस्तों जो चमगादड़ के पंख होते हैं, घोड़े की अगली टांग होती है, बिल्ली का पंजा होता है और मनुष्य के हाथ की जो मौलिक रचना होती है एक जैसी होती है। परंतु दोस्तों ये यानी इनकी मौलिक रचना एक जैसे होती है, दिखते अलग अलग हैं परंतु काम तो एक ही प्रकार का करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये दिखते एक प्रकार के हैं पर काम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन सभी में हुमेरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती है। इनका भ्रूणीय विकास भी एक सा होता है परंतु इनका कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए और मनुष्य का हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या अनुकूलित होता है। ठीक है दोस्तों,
तो समजात अंग क्या होते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया कि homologous organs are defined as the organ of different animals that are having similar structure but perform the different functions। मतलब कि अलग अलग प्रकार के जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो कि क्या होते हैं, जो कि समान होते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन और मूल रचना में समान होते हैं, परंतु क्या करते हैं, अलग अलग कार्यों को करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में समरूप अंग, जिन्हें कि हम एनालॉगस ऑर्गन्स के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों एनालॉगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन होती है, एनालॉगस ऑर्गन्स आर डिफाइंड एज द ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दैट आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द सेम फंक्शंस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो डिफाइंड एज द ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दैट आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब जिनकी भौतिक संरचना अलग अलग होती है बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, परंतु वो एक समान प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे दोस्तों ऐसे अंग जो समान प्रकार के कार्यों के लिए उपायोजित होने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितलियों, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख, ये सभी के जो पंख होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति जो है दोस्तों, इनका जो भ्रूणीय विकास है वो अलग अलग ढंग से होता है। जैसे मैं बात करूं तितलियों के पंख की जो रचना होती है वो कोशिका रचना जो होती है वो शरीर भित्ति यानी कि शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उनके अग्रपादों द्वारा और चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा अवशेषी अंगों की, मतलब कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, आप जानते होंगे। जैसे मनुष्य में ऐसे अंग जिनका उपयोग उन्होंने कम से कम किया तो उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट कम हो गया और वो अंग जो है धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। जैसे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की पहले पूंछ होती थी, लेकिन वर्तमान समय में कोई पूंछ आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि पूंछ जो होती है दोस्तों वो एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? तो वेस्टिजियल ऑर्गन आर ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के अंग होते हैं, टिश्यू और सेल्स, या एक प्रकार के ऊतक होते हैं या सेल्स होते हैं, इन ए बॉडी विच आर नो मोर फंक्शनल द वे दे वेयर इन देयर एंसेस्ट्रियल फ्रॉम ऑफ द ट्रेड। इन ह्यूमंस द अपेंडिक्स इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटियल ऑर्गन्स। तो मनुष्य में जो अपेंडिक्स होता है दोस्तों, जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाया जाता है या छोटी आंत बड़ी आंत से लगा होता है, उसे दोस्तों अपेंडिक्स को, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। तो ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल और बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो दोस्तों ये सारे जो होते हैं अवशेषी अंग होते हैं। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। मनुष्यों में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। देयर आर 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो दोस्तों मनुष्यों में 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवशेषी अंग के ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। तो दोस्तों जब मैंने आपको पहला वीडियो पढ़ाया था तो उसमें आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया था दोस्तों। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं मैंने उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दिया था दोस्तों कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो नील हरित शैवाल होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पक्षियों का जो विकास है वो सरीसृपों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, पक्षियों का जो विकास है वो सरीसृपों से हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों अवशेषी अंग के ऊपर कि जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। मतलब कि दोस्तों जो पानी में पाए जाने वाले जीव हैं उन्हीं से वो जीव जब बाहर निकले तो वो जलचर बने, स्थलचर बने, इस तरह से दोस्तों। और स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास जो है वो सरीसृपों से हुआ है, जैसे कि छिपकली और सांप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जीवाश्म के ऊपर। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल।
तो दोस्तों फॉसिल्स के ऊपर जाते हैं तो जीवाश्म क्या होते हैं, तो अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं तथा इस अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीवाश्म को फॉसिल कहते हैं और जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस संसार में इन दिस रियल वर्ल्ड हमारे इस संसार में पहले कई ऐसे जीव पाए जाते थे जो अब पूर्णतः लुप्त हो चुके हैं। जैसे मैं बात करूं डायनासोर की, तो डायनासोर एक बहुत ही विशालकाय प्राणी था दोस्तों, जो कि सरीसृपों की तरह होता था, मतलब कि एक दो पैरों से चलता था। और दोस्तों वो मांसाहारी शाकाहारी दो प्रकार के डायनासोर थे। लेकिन दोस्तों जब जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा डायनासोर जो है लुप्त हो गए। तो दोस्तों अभी भी कई स्थानों पर खुदाई करते हैं तो डायनासोर के बड़े बड़े कंकाल मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि हड़प्पा में खुदाई की गई और मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई तो वहाँ पर कई प्रकार के मानव अवशेष और पुराने अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों जीवाश्म क्या होते हैं, पुराने जीवों के अंश जो कि जमीन के अंदर दबे होते हैं। जैसे मैं बात करूं दोस्तों पेट्रोलियम और विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम गैसेस की, तो ये सभी जीवों के अपघटन से बने हैं। जैसे दोस्तों कोयला जो है वो वनस्पति के अपघटन से बना है, मतलब कि वनस्पति और जीवों के ऊपर जब लाखों साल से पृथ्वी के द्वारा ताप और दाब से ये क्या हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। तो ये जो जीव होते हैं दोस्तों वही जीवाश्म कहलाते हैं जो मिट्टी के अंदर से निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जैव विकास के सिद्धांत के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं जैव विकास के विभिन्न सिद्धांत, यानी कि द मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। तो दोस्तों जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत समय समय पर प्रतिपादित किए गए, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको लैमार्कवाद के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लैमार्क जो थे वो वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1801 में लैमार्क और ट्वीरेनस ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो दोस्तों लैमार्क जैसे महान साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया था जो जैव विकास के ऊपर डिपेंडेंट था। तो आइए दोस्तों उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था वो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। लैमार्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन फिलोसफिक जूलॉजिक नामक बुक में प्रतिपादित हुआ या प्रकाशित हुआ या पब्लिश हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, मतलब कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले बताया था कि जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी कैसे हुई, क्योंकि जिराफ जो है दोस्तों वो एक शाकाहारी प्राणी होता है, आपको पता होगा, और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वनस्पतियों को खाता था तो उसकी गर्दन नहीं जाती थी। लेकिन जब वो बार बार गर्दन पूरा के खाने लगा तो उससे क्या हुआ दोस्तों, उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्कवाद का सिद्धांत था दोस्तों। मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग होने वाले अंगों का विकास अधिक होता है और कम उपयोग होने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, मतलब जीवों में उनकी प्रकृति के कारण नए गुणों का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण जिराफ की गर्दन का लंबा होना। ठीक है दोस्तों, तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है वो टोंटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डार्विनवाद के ऊपर। तो डार्विनवाद क्या है, तो दोस्तों साइंटिस्ट डार्विन के बारे में आपने सुना होगा। डार्विन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और जैव विकास के संबंध में डार्विन ने सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया दोस्तों, जिसे कि हम प्रकृति का जो है प्रकृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि
डार्विन जो थे वो एक महान वैज्ञानिक थे और उन्हें घूमने का बहुत शौक था दोस्तों। उन्होंने बीगल नामक एक जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। तो दोस्तों पुराने समय में एयर फ्लाइट तो होती नहीं थी, ना ही बाइक होती थी, ना ही टू व्हीलर, ना ही फोर व्हीलर, ना ही बुल कार्ट। तो दोस्तों लोग क्या है, समुद्री यात्राएं करते थे। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों डार्विनवाद के ऊपर। तो जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक यानी कि एनालाइजर कहा जाता है दोस्तों। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। तो डार्विन का मानना था ये दोस्तों कि हर जीव जो है उसमें नए जीवों को रिप्रोडक्टिव करने की क्षमता जो है अपार होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय व पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं उन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलती है। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ विभिन्नताएं हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी होती है और काफी समय बाद जीवधारियों में लक्षण भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति बन जाती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो जीवों में क्या होते हैं कि जो गुण आते हैं वो कैसे आते हैं, संघर्ष के कारण आते हैं। जैसे दोस्तों प्राचीन समय में जो मनुष्य, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के पूर्वज जो है साइंस के अकॉर्डिंग बंदर थे। लेकिन दोस्तों बंदरों के जो हाथ होते हैं उनका अंगूठा उल्टा नहीं होता है, जिसके कारण वो पेड़ पे तो चढ़ पाते हैं, लेकिन उल्टे अंगूठे न होने के कारण वो बहुत सारी चीज़ों को उतने प्रॉपरली तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं दोस्तों। उनके नाखून लंबे होते हैं, लेकिन मनुष्यों के जो अंगूठा होता है दोस्तों बिल्कुल उल्टा होता है, जो किसी भी वस्तु को होल्ड करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार का जो सिद्धांत है इसे डार्विनवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज पर बैठकर पूरे संसार की समुद्री यात्रा की थी। तो उस जहाज का नाम था दोस्तों बीगल। क्या नाम था? बीगल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। तो अब मैं आपको नव डार्विनवाद के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमने डार्विनवाद को पढ़ लिया है। तो डार्विनवाद के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसे डार्विनिज्म या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों डार्विनवाद को द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब मैं आपको नव डार्विनवाद के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों नव डार्विनवाद के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नव डार्विनवाद को इंग्लिश में नियो डार्विनिज्म कहा जाता है। डार्विन के पश्चात उसके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में बदल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद या नियो डार्विनिज्म कहते हैं। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति में नई जाति बन जाती है। तो दोस्तों ये कारक क्या होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियो डार्विनिज्म। तो दोस्तों ये होते हैं विविधता यानी वर्सिलिटी, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, और प्राकृतिक वर्ण मतलब कि होता है दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन, एंड जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों में इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिनसे जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जीवों के जीन में परिवर्तन होने लगता है, मतलब कि क्रोमोसोम में परिवर्तन होने लगता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उत्परिवर्तनवाद के बारे में। तो उत्परिवर्तनवाद का मतलब होता है दोस्तों म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है दोस्तों तो आप हॉलीवुड की मूवी म्यूटेशन को देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों एक्समैन की मूवी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड में मूवीज है जिसमें उत्परिवर्तन के बारे में बताया गया है। म्यूटेशन दोस्तों, उत्परिवर्तन जो होता है एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी जीव में अनायास ही आ जाती है। जैसे कि आपने स्पाइडरमैन मूवी देखा होगा, तो स्पाइडरमैन में अचानक चेंजेस होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का उत्परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यह सिद्धांत वस्तुतः हुगो ड्रीवीज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति
लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। मतलब दोस्तों, किसी भी जीव में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो उसके पीढ़ियों से नहीं आता, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, एकदम से आता है, तो इसे ही म्यूटेशन या परिवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों, जो स्पाइडरमैन था वो क्या पैदा होते ही स्पाइडरमैन बन गया था कि नहीं, वो अचानक स्पाइडरमैन बना था जब उसे मकड़ी ने काटा था। तो ये दोस्तों उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है। ठीक है दोस्तों, जो अचानक से आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की उत्परिवर्तन के या म्यूटेशन के। तो इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। तो दोस्तों, जिस जीव में उत्परिवर्तन के लक्षण पहले दिखाई देते हैं तो पहला जो जीव होता है वो शुद्ध नस्ल का होता है, और इस प्रथम सदस्य को उत्परिवर्तक कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में म्यूटेटर कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये किसी अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, उत्परिवर्तन जो होते हैं वो कुछ विशेष अंगों में ही उत्पन्न होते हैं या एक साथ सभी अंगों में होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। तो सभी जीवों में दोस्तों उत्परिवर्तन के गुण पाए जाते हैं, जो कि नेचुरली प्रोसेस होती है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, जातियों में जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब कि एक ही जाति के अनेकों जीवों में अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो उन्हें एक नई जाति माना जा सके। तो दोस्तों, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपने जनक से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, तो ऐसे जीवों को नई जाति माना जा सकता है। तो दोस्तों, एक नोट पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन, यानी कि दोस्तों किसी भी जीव के डीएनए में अचानक से अगर कोई परिवर्तन होता है या उसके क्रोमोसोम के जीन में अचानक परिवर्तन होता है तो उससे उस जीव में नए गुण दिखाई देने लगते हैं। इसे ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों, एक्समैन, स्पाइडरमैन, बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की मूवीज है जिन्हें आप देखकर उत्परिवर्तन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में जेनेटिक्स के साथ। तो दोस्तों, मैं अब आपको जेनेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।